अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। एक तरफ ईद उल अज़हा करीब आ रही है तो दूसरी तरफ मुल्क को दरपेश सियासी, माशी और सफारती चैलेंजेस एक नए अज़्म, फ़हम व फरासत और कौमी यकजहती के ज़रिए मौक़े में ढलने के मुंतज़िर हैं। ये वक्त सिर्फ इम्तिहान का नहीं बल्कि बेहतर मुस्तक़बिल की बुनियाद रखने का भी है। ऐसे वक्त में जब कौम कुर्बानी के जज्बे से सरशार है, हुकूमत को भी कई बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ सकता है। नून लीग की हुकूमत के सामने कई महाज खुले हुए हैं। सबसे पहला बड़ा चैलेंज माली साल के आगाज पर आने वाला सालाना बजट है, जो ईद के फौरन बाद पेश किया जाएगा। अवाम की नजरें इस बजट पर लगी हुई हैं कि आया हुकूमत अशियाए खुरोनोश, तवानाई, पेट्रोल, बिजली और रोजमर्रा के अखराजात में कुछ रियायती इक़दाम करेगी या फिर कर्जों की अदायगी और मालियाती इदारों की शराइत के तहत नए टैक्स और महंगाई का तूफान आएगा। इत्तलात हैं कि बजट में महसूलात बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, जिससे मुतवस्सत तबके पर बोझ बढ़ेगा। पेट्रोल, बिजली, गैस, चीनी, गोश्त, दूध और दालों जैसी ज़रूरी अशिया पर अगर टैक्स आयद हुए तो ईद के बाद की खुशियां मांद पड़ सकती हैं। दूसरी तरफ भारत के साथ हालिया कशीदगी में पाकिस्तान की कामयाबी ने कौम में एतमाद और यकजहती का नया जज्बा पैदा किया है, जिसे हुकूमत एक मजबूत कौमी बयानिए के तौर पर पेश कर रही है। ये फ़ज़ा हुकूमत को मौका फराहम कर रही है कि वो इस जज्बे को बरूए कार लाते हुए मईशत की बहाली, महंगाई के खात्मे और बेरोजगारी जैसे अहम मसाइल पर मौसर पॉलिसी साजी करे। अस्करी कामयाबी जहां कौमी सलामती की जमानत है, वहीं अब हुकूमत के पास अवामी एतमाद को अमली इक़दामात में ढालने का सुनहरी मौका भी मौजूद है। सिफारती महाज पर भी हुकूमत के लिए वक्त आजमाइश होगा। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को बरकरार रखने के बयानात एक सर्द जंग की खबर दे रहे हैं। अगर पानी के मुआहदे पर अमली तौर पर कोई खिलाफ वर्जी होती है तो पाकिस्तान को सिफारती महाज पर भरपूर हिकमत अमली तरतीब देना होगी। आलमी अदालतों, अक़वाम मुत्तहिदा और दोस्त ममालिक से राब्ते और दबाव ही इसका मौसर हल हो सकते हैं। तारीख गवाह है कि बकर ईद के बाद के अयाम कई मौक़े पर पाकिस्तान की सियासत और मईशत के लिए फैसला कुन साबित हुए। यूँ महसूस होता है कि बकर ईद सिर्फ कुर्बानियों का त्यौहार नहीं रहेगा, बल्कि इसके बाद कौम के लिए कड़ा सियासी और माशी इम्तिहान तैयार है। हुकूमत के सामने अवामी तवक्कुआत का पहाड़, मईशत की ज़बूहाली, सिफारती महाजों की बारूदी ज़मीन और अंदरूनी सियासी कशमकश का तूफ़ान सब एक साथ मौजूद होंगे। ईद के बाद उभरता सूरज महज एक नया दिन नहीं बल्कि एक नई शुरुआत, बेहतर फैसलों और कौमी यकजहती के इम्कानात का पैगाम बन सकता है। अगर संजीदगी, फ़हम और इखलास नीयत से चैलेंजेस का सामना किया गया तो यही वक्त एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकता है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। क्या हमारी डायरेक्शन ये है? क्या ये उम्मीदों की बात जो हम ईद से पहले कर रहे हैं, हालात ईद के बाद इस तरफ बढ़ेंगे? पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, हमाद गजनवी और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मुतालिबात IMF के बजट अवाम का पुरएतमाद हुकूमत क्या ईद उल अज़हा के बाद माशी और सियासी चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार है? इफ्तिखार साहब, हुकूमत इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मूव कर रही है, कोई भी पॉइंट, कोई भी बात कहीं कह रही है। सबसे बड़ी बात है कि बजट का इंतजार है और ईद के बिल्कुल साथ ये बजट आ रहा है, मतलब ईद के दिन पे ही बजट की तैयारी है, समझे। ये जो चैलेंज है अवाम को मुतमईन करना, मुतालिबात किसी की हैं, बजट अवाम का बनना है। आपके ख्याल में हुकूमत कामयाब होगी एक ऐसा बजट देने में जो हुकूमत को मजीद कॉन्फिडेंट ही रखेगा और सॉफ्ट एंड पे रखेगा? मेरा ख्याल है कि बजट के फौरी बाद कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा जो इस मौजूदा हुक्मरानों के जो ख्वाहिशात हैं, जो अज़ाइम हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनसे उनको भगा दें। उनकी पॉलिसीज़ जारी रहेंगी, दबाव बढ़ेगा इक़्तिसादी तौर पे आवाम पर। वो मसला टैक्सेस से मुताल्लिक है। आपको टैक्सेस होंगे तो आप रियासत के मामलात को चला पाएंगे, अगर टैक्सेस नहीं होंगे तो रियासत के मामलात नहीं चल पाएंगे। भला इन हुक्मरानों को उठा के आप बहरे अरब में फेंक आएँ भी, बिल्कुल। अगर आप इनको बहरे अरब में भी फेंकें तब भी आपके मसाइल हल नहीं होंगे, टैक्स आपको देना पड़ेगा। कोई लेने में कामयाब नहीं ना, इसमें आवाम का कसूर नहीं है। बिल्कुल, ये आपका कहना है। अच्छा। ये आपका मौक़िफ़ है, ये आपका मौक़िफ़ है। खसारा पहले भी था, खसारा इससे ज़्यादा पहले भी था। फैक्ट है ना, ये खसारा, ये आप थेफ्ट कहती हैं तो आपके नज़दीक ये थेफ्ट होगा। फैक्ट कह रही हूँ कि ये फैक्ट है कि आप फैक्ट नहीं कहना चाह रही, आप असल में थेफ्ट कहना चाह रही हैं, ये मुझे पता है। मतलब ईद का लिहाज करके आप लफ्ज़ों का हेर फेर कर रही हैं। आप कह रहे हैं कि ईद का दिन है, ईद का दिन है, इसमें ज़्यादा तलख गुफ्तगू ना हो। मोहतरमा, मौजूदा हुकूमत इसी तरीके से चलेगी। IMF की शराइत तस्लीम कर चुके हैं, बजट बन चुका है। अच्छा, बजट भी और जो हमारे पर दबाव आएगा हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर उस तैयारी से आवाम मुतमिन नहीं है
उसको पसंद नहीं करते, तो अवाम के पास चॉइस है और उसके लिए उनके मुखालफिन जो सब बंदी कर रहे हैं। दबाव की बात करें, वो एक क्रॉस आएगा या फिर वो जिनको नवाजना है, जो शराफिया कहलाती है, जहां से वो नहीं ले पाते हैं, जिसको आप थेफ्ट कह रहे हैं, वहां पर नहीं होगा, उन्हीं के लिए फिर दबाव होगा जिनके लिए पहले से मुझे नहीं पता किस पे दबाव होगा। मेरे लिए तो टैक्स है, आपको टैक्स देना आप टैक्स दें, मुझे देना है मैं दूँ, दुकानदार को देना है दुकानदार दे, मिल का मालिक को देना है उसको दे, शुगर मिल वालों को देना है वो दें, तंबाकू का कारोबार करने वालों को देना है वो दे। मुझे इससे तल्लुक नहीं है। सवाल है कि अगर ये नाकाम रहते हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा। एक सफबंदी हो रही है, मुखालफिन सफबंदी कर रहे हैं, आज तो मुखालफिन ने ऐलान कर दिया। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए चैन ही चैन है, जो बजट जैसा भी आ जाए, चैन कोई नहीं इस्तेमाल किया। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैंने लफ्ज़ चैन नहीं इस्तेमाल किया। मैंने ये कहा सख्त और कड़े दिन आने वाले हैं, उनमें से गुजरना होगा। और जो लोग समझते हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई है तो उनके लिए सब बंदी हो रही है, तो ये खेल है, खेल चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम सबको कुर्बानी देनी है टैक्स के हवाले से, हम सबको, छोटे दुकानदार को भी और शुगर मिल के मालिक को भी, और जो सिगरेट बना रहा है उसको भी, हम सबको सेक्रीफाइस करना होगा अपने आप को, तभी माशी और सियासी चैलेंजेस जो हैं हम उससे निपटने के लिए तैयार होंगे। ज़ैगम साहब, मजीद सख्त और कड़े दिन की बात कर रहे हैं, हुकूमत मुस्तकिल बेहतर मैक्रो माशी इंडिकेटर्स की बात कर रही है, वो सब धरे का धरा रह जाएगा। जिन लोगों पर पूरा साल बहुत भारी गुजरा है, जितना टैक्स लगाया गया, जो टैक्स देते हैं, मतलब है छुरी फिर उन्हीं पर रहेगी, बाकी सब लोगों पर रहेगी, क्योंकि कसूर तो गवर्नेंस का है ना। अगर ले नहीं पा रहे तो वो हुकूमत का और उसके इदारों का कसूर है, आम बंदे का तो कसूर नहीं है। तो अगर ये माशी चैलेंज अवाम को इसमें से निकलना है, हुकूमत का कोई मसला नहीं है, इफ्तिखार साहब ने जो बात की है वो ठीक है जहां पर है और सेफ एंड साउंड एंड ओवर कॉन्फिडेंट है, तो आम आवाम के लिए मैंने नहीं इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, ये मैंने कहा, आपने कहा, आप जो मर्जी करो, पूरे तमादी की बात है। जी ज़ैगम साहब। आयशा शेख रशीद साहब हर कुर्बानी से पहले कुर्बानी की बात किया करते थे, और आपने आज कुर्बानी के बाद कुर्बानी की बात की है, और इफ्तिखार साहब ने खुशी खुशी कुर्बानी देने का अज़्म दोहराया। बहुत अच्छी बात है। देखिए, ऐसे मुल्कों में आप भी गई होंगी, मैं भी गया हूँ, जहाँ लोग 60% टैक्स देते हैं, सब लोग देते हैं। नॉर्वे और डेनमार्क में मैं भी गया हूँ, आप भी गई होंगी। कोई नाखुशी का इजहार नहीं करता। क्यों नहीं करता? और जो नाखुशी का इजहार करते हैं वो क्यों करते हैं? उसकी वजह है टैक्स जस्टिस। पहली बात, हुकूमत किससे टैक्स लेती है और किससे नहीं लेती, क्या एग्जाम्पशंस क्रिएट करती है, क्या कुछ लोगों को रगड़ा लगाती है और कुछ को खुली छूट देती है, पहला सवाल ये होता है। और दूसरी बात ये होती है कि जब हुकूमत उस टैक्स की रकम को खर्च करती है तो कहाँ करती है? पाकिस्तान की हुकूमतें इन दोनों चीजों पे नाकाम रही हैं। सही। इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए गरीब तरीन लोगों का रगड़ा लगाया जाता है। एक बेचारा 10-15 हज़ार रुपए कमाने वाला इंतहाई गरीब मजदूर, वो दिया सलाई पर भी टैक्स देता है, और अमीर तरीन लोग इस मुल्क के टैक्स नहीं देते हैं, उनको खुली छूट होती है। अभी भी आप देखिए, जब मुसलसल IMF कहता है कि रेवेन्यू बढ़ाओ, तो इसका मतलब क्या है कि जो मुर्गे पकड़े हुए हैं उन्हीं को रगड़ा जाता है। बहुत पुरानी बात है, हम हर दफा कह देते हैं कि जो पूरा इतना बड़ा ट्रेड का सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, ये सब लोग हैं, दुकानदार, बड़ी बड़ी मार्केट्स ऐसी हैं जो अभी तक कैश पे चल रही। मगर ज़ैगम साहब, क्या ये हुकूमत के लिए इतनी ही स्मूथ सेलिंग रहेगी ऐसे बजट के बाद भी? क्योंकि एक साल में तो लोगों का, जो लोग देने वाले हैं उनका तो रगड़ा निकल गया है ना, जिस जगह पर ला खड़ा किया है। ये माशी चैलेंज किसी बड़े सियासी फ्रंट में जा सकता है या नहीं? जैसे JUI अपने तहरीक की बात कर रही है, PTI तहरीक की बात कर रही है, या नहीं बस ये दिखावा होगा, हुकूमत कर्ज गुजरेगी जो करना होगा? आयशा, यही अहम तरीन पॉइंट है। अहम तरीन पॉइंट ये है कि क्या लोग ये महसूस करेंगे कि उनके साथ इनजस्टिस हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। मैंने आपसे यही अर्ज किया कि लोग टैक्स देने पर, तकलीफ उठाने पर नाराज नहीं होते, लोग इस बात पे नाराज होते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। जो तकलीफ उनको दी जा रही है वो दूसरी लोगों को नहीं दी जा रही है। मुझसे जो टैक्स लिया जा रहा है उससे 10 गुना कम टैक्स उनसे लिया जा रहा है जो मुझसे 10 गुना ज्यादा कमाते हैं। और उसके बदले में रियासत क्या देती है आपको? एक मिडिल क्लास तनख्वाहदार आदमी को उसका बच्चा भी उसने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, उसने अस्पताल भी प्राइवेट इस्तेमाल करना है, आप फैसिलिटीज देने को तैयार नहीं है। और जो आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, टैक्स तो बढ़ रहा है ना, अब वो जा किधर रहा है?
क्या उसके नतीजे में पाकिस्तान का डेवलपमेंट का बजट बहुत बढ़ गया? सही। क्या पाकिस्तान की रेलवे बननी शुरू हो गई? कम हो गया। डेवलपमेंट का बजट जिसकी वजह से तरक्की आनी है, ग्रोथ आनी है, लोगों को मिलना, वो कम हो गया। और हफीज पाशा साहब ने ये लिखा है कि इस अरसे में जो 7th NFC अवार्ड था, उसके बाद जो तालीम पर खर्च था वो 2.4% GDP से कम होकर 1.9% GDP पे हो गया। आप मुझसे टैक्स लेके मेरे बच्चों को भी पढ़ाने को तैयार नहीं है। 2.5 करोड़ लोग बाहर फिर रहे हैं। तो सर, ये वो आपको लगता है कि अवाम में वो हिम्मत है कि वो रेजिस्ट करें इस पूरी सूरत हाल को? आप बार बार उसके लोग महसूस करें कि उनके साथ इनजस्ट है, वो हिम्मत भी रह गई है कि महसूस कर कर एक्सप्रेस कर पाए उस जगह पर? सबसे अहम बात तो ये होगी, खुद इस बात का ये लोग अंदाजा करें चले हो गया कि वो भी मुल्क को चला रहे हैं और मुल्क को आगे लेकर जाना है, और अवाम को भी रेजिस्ट करना होगा। उनको बार बार याद दिलाना होगा। अहम तरीन बात, देखिए आखिरी बात वो ये कि पाकिस्तान को ग्रोथ की जरूरत है। ग्रोथ के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। पिछले 10 साल में सिर्फ 3.3% ग्रोथ रही है, तो 2.4% पे आ गई है। आबादी से 1% ऊपर थी, अब कम आ गई है, और हमारा खित्ता हमसे दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। हमें ग्रोथ चाहिए, बड़ा गैप है, सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। जी हाँ, इसके बगैर जो 20 लाख नौजवान हर साल मार्केट में आते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलेंगे, गुर्बत कम नहीं होगी। ये वो है जिस पे फोकस करने की जरूरत है। शहजाद साहब, जिस फोकस की बात हो रही है, बजट तो IMF की हिदायत पर बनाया गया है। ये ईद उल अजहा का बड़ा चैलेंज है। क्या आवाम की प्रायोरिटी इस बजट का हिस्सा होंगी? हुकूमत हाल ही में कदरे मकबूल हुई और बहुत कॉन्फिडेंट दिखती है। महंगाई, टैक्सों में इजाफा, ठोस माशी इस्लाहात अगर इसके अंदर नहीं नजर आती, तो क्या हुकूमत कोई बड़ी सियासी कीमत अदा करने पर मजबूर हो जाएगी, हो सकती है, या रावी चैन ही चैन लिख रहा है हुकूमत के लिए? कोई ऐसी मुश्किल नजर तो मुझे हुकूमत की नजर नहीं आती है। लेकिन देखिए, जहां तक बजट का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में हम गलत समझते हैं। ये हमारा एक पुराना वो कोई 60s-70s का एक जमाना था, जिसके अंदर के बजट जब आता था तो एक रात पहले लोगों की नींदें गायब हो जाती थी, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि किस किस चीज पे, माचिस की डिब्बी पे कितना टैक्स लगेगा, सिगरेट कल कितने का मिलेगा, चीनी कितनी महंगी हो जाएगी। और फर्क भी बहुत थोड़ा थोड़ा होता था, कीमतें भी कम होती थी, तो लोग इतनी छोटी छोटी जो तब्दीली होती थी उसको भी महसूस करते थे। पावर ऑफ परचेज बड़ी लिमिटेड हुआ करती थी। अब तो देखिए, जब से फ्री मार्केट ने पकड़ा है तमाम माशी निज़ाम को दुनिया भर के, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और कमोडिटीज एक इंटरनेशनल लेवल पर डिसाइड होती हैं कि गंदम की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, चीनी की क्या है, वो तमाम की तमाम, तेल क्या है, सिमिलरली अदर कमोडिटीज, तो वो अफेक्ट करती हैं हमारी अपनी जो सेल प्राइस होती है या जो हुकूमत हमारी मुआशी प्राइस होती है। हाँ, हुकूमतें उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं पे वो थोड़ी सी रियायत दे देती हैं कि अच्छा, हम 5 रुपए फी किलो अपनी तरफ से डाल देंगे। अब ये हुकूमत जो इस वक्त जो चल रही है, या जो काफी अरसे से पाकिस्तान का मुआशी हाल है, उसमें तो ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, ये बजट अब काफी अरसे से अब अवाम का बजट नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि अवाम का बजट हुआ करता था तो अब नहीं होना, अब नहीं होता, नहीं, ये कभी भी ऐसा नहीं होता। ये तखमीना होता है हुकूमत का अपना अगला साल चलाने का, कि मेरे अखराजात इतने मुझे चाहिए। हाँ, उसके अंदर डेवलपमेंट का भी एक शोबा है, उसके बारे में मैं आता हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पर कि मैंने गवर्नमेंट चलानी है, गवर्नमेंट की ये रिक्वायरमेंट है। उसमें इदारे भी हैं, उसमें इंसान भी हैं, उसमें अस्पताल भी हैं, उसमें गाड़ियां भी हैं, वगैरह वगैरह, तुम्हारे का तमाम निज़ाम, इतना मुझे पैसा चाहिए हुकूमत को चलाने के लिए, जिसमें लोग और इदारे सब शामिल हैं। तो उनको चलाने के लिए ये अखराजात मेरे होंगे। इसके लिए मेरे पास कितनी महसूलात हैं, और जो महसूलात के अंदर कमी है उसको मैं टैक्स से पूरा करता हूँ, क्योंकि मैंने हुकूमत तो चलानी है। मैं ये तो नहीं कह सकता शहबाज शरीफ साहब होते हुए कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं हुकूमत चला सकता। या उधार लेंगे, या टैक्स बढ़ाएंगे, या ड्यूटीज बढ़ाएंगे। मैं चंद चीजें आपको बताता हूँ। देखिए, हमारा जो अगला बजट का लाइकली जो एस्टिमेट है वो 17 खरब रुपए का बजट होगा अगले साल का। हमारी महसूलात जो हमने FBR को बोला है कि तुमने अगले साल जरूर जमा करनी, वो 14.1 खरब है। अब ऑलरेडी पता नहीं वो 11 या 12 या 13 पे बैठे हुए हैं इस साल। लगता है कि 13 के करीब पहुंचेंगे। 14.3 था, उस वक्त तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब इतना गैप है जो कि कहीं ना कहीं से पूरा करना होता है। कभी रेमिटेंसेज आ जाती हैं, कभी उधार ले लेते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अब ड्यूटीज के अंदर भी उतनी गुंजाइश नहीं रह गई। सिर्फ आपको 2 चीजें और, 4 खरब रुपए की कितना, हाँ, 4 खरब रुपए की डेवलपमेंट प्लान हैं सिर्फ सूबों के लिए। ये कहते हैं कि 28 से 30% इजाफा हुआ है अगले साल के लिए। अब ये मुमकिन है कि ये पैसे असल में इस्तेमाल ना हो और वापस सरप्लस के तौर पे हुकूमत के पास आ जाएं, ताकि इनके
जो फिस्कल डेफिसिट है उसको रिकवर कर जाए। बहुत ज्यादा ये टेक्निकल बात हो जाती है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये अगर सूबों को दे दिया जाता है और सूबों के पास, फिर हमारे पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि सूबों के पास इतना 28, 30% ज्यादा चला गया, उन्होंने क्या किया उसके साथ, कोई हिसाब किताब नहीं है। एक और बड़ी चीज जो होने जा रही है, जितना इंपोर्ट है उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी ड्यूटियां कम की जा रही हैं, क्योंकि अगर इनको टैक्स जमा करना है तो इंपोर्ट होगा तो उस पर टैक्स लगेगा ना। तो कह रहे हैं कीमतें कम करो ताकि इंपोर्ट और ज्यादा हो। और ये इंपोर्ट किन चीजों की है? खुर्दोनोश की चीजें जो महंगी चीजें हैं उनके ऊपर ड्यूटीज कम की जा रही हैं। ये ऊपर वाली अशराफिया, उनको फायदा पहुंचेगा, आम आदमी को नहीं पहुंचेगा। आम आदमी कमोडिटीज पे बैठा हुआ है जो कि इंटरनेशनल मार्केट या तेल की कीमतों से जुड़ी हुई है। दुरुस्त हो गया। हमाद साहब, जितनी गुफ्तगू अभी तक हुई, ये दिखाई तो ये देता है कि बजट तो बनना है, वो बन गया है और वो आवाम के पास आ जाएगा, आप बेल्ट टाइटनिंग के लिए तैयार हो जाएं। मगर साइड बाय सियासी तौर पर भी कुछ ना कुछ हो रहा है, जहां मौलाना फजलुर रहमान साहब एक तहरीक की बात कर रहे हैं, पीटीआई के बानी पीटीआई जो हैं वो अपनी जगह पर एक तहरीक की बात कर रहे हैं जिसको वो खुद लीड करेंगे। आपको लगता है मौसमियाती गर्मियों को सियासी तपिश का इजाफा होगा कि सब इररेलेवेंट हो गए हैं उस हाई पे जहां गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, ये सब कहीं पीछे रह गया है, इस शोर का अब किसी को कोई असर नहीं होने वाला? देखिए, जमहूरी निज़ाम में ये तो ये अच्छा नहीं लगता कि आप कहें रेलेवेंट हो गया कुछ भी, और लोग चाहे सड़कों पे आ जाएं, ये रेलेवेंट बात है। आएंगे सड़कों पे, ये भी सवाल है, आएंगे भी नहीं, ये गलत बात है, ये आगे करते हैं। मैं असल में कह ही रहा हूँ कि देखिए, लोगों का सड़कों पे आना ना आना, लेकिन हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये इररेलेवेंट हो गया। ये कोई सियासी चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए इस वक्त? सियासी चैलेंज भी इमीडिएट नहीं है, लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त मरहमत फरमाएं तो मैं वो कर दूँ। देखिए, इसमें बजट जब आएगा तो हम जो इस वक्त एक चमक देख रहे हैं उसको शायद आप मांद होते हुए देखें कि एक लोग इस वक्त यूफोरिया है ना, आप एक जंग में आपने कारकर्दगी और बरतरी जैसे दुनिया ने तस्लीम किया, उससे एक ख़ास तरह का एक एक्सटेसी की फ़ज़ा है जो आप हर तरफ देखते हैं, तो उसमें ज़रा सी कमी आने का अंदेशा है। क्योंकि आप जो बातें सुन रहे हैं ना कि ये टैक्स लग रहा है, या महंगाई 7.5% होने जा रही है, या आम आदमी के ऊपर कुछ कदगने आ रही हैं, जैसे हम वो सुन रहे हैं कि भाई जो नॉन फाइलर है वो आम आदमी ही होता है, यानी जो लोग इस कैटेगरी में आते ही नहीं हैं। बहरहाल उनको आप कह रहे हैं कि आप कार्ड के ऊपर अब अगर 2 लीटर पेट्रोल डलवाएंगे तो आप उस पर पेमेंट करेंगे, ये एक तजवीज़ है। तो अगर आप उस पर नहीं करेंगे तो फिर आप 2-3 रुपए ज़्यादा दिया करेंगे। इस तरह मुतफर्रक चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। तो उसका मजमुआ, उसका एंड रिज़ल्ट ये निकलता है कि लोग ज़रा पहले भी बजट से आपको पता है ज़रा घबराते तो हैं, और फिर जब उसके कुछ असरात आना शुरू होते हैं तो आप मज़ीद वो परेशानी बर्दाश्त करते हैं, जिससे कि हुकूमत की मकबूलियत जो है, यानी ये यूफोरिया जो है, उसमें ज़रा सी कमी होती। लेकिन कोई ये ऐसी कोई सब्सटेंशियल बात नहीं होगी कि आप कहें वो देखो जी ये क्या हुआ, वो सारी आवाम सड़कों पे आ गई, ऐसा इम्कान कम है। अब मैं आप एक बात और करता चलूँ कि वो कहते हैं ना, बनती नहीं है बादा व सागर कहे बगैर, तो शहजाद साहब की बात किए बगैर भी हमारी बात मुकम्मल नहीं होती। वो फरमा रहे थे कि पुराना बजट होता था और अब तो पुराना बजट जो है ना जी, वो वाकई जब 1 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी ना तो वो पाकिस्तान में एक हंगामा होता था। जैसे आप लोग सुनते हैं कि वो शुगर की कीमत थोड़ी बढ़ गई थी, या अशियाए खोरोनोश की अयूब साहब के ज़माने में महसूस नहीं होता है? नहीं, महसूस नहीं, लेकिन वो बजट से जुड़े नहीं हुई। पहले मैं चाहता हूँ कि इफ्तिखार साहब जो ज़रा बेकरार हो रहे हैं अपनी सीट में, बात करें, आप बात करना है, कुछ करनी है, वरना मैं जारी रखूँ। वो आप जो बात कर रहे थे चीनी की, मैं कह रहा था कितनी बढ़ेगी थी, कुछ आने बढ़ी थी। जी, नुक्ता कुछ और है, मेरा नुक्ता कुछ और है। मैं कह ये रहा हूँ कि बिजली की कीमत बढ़ जाना अब इसका बजट से बराह रास्त तो ताल्लुक नहीं होता है, या पेट्रोल की कीमत बढ़ती रहती है, चीनी की पूरा साल ही 150 60 बजट में ये जो आपकी आटा दाल है, चाय पत्ती, ये चीजें जो हैं, इनकी कीमत बजट में तो नहीं इस तरह एकदम बढ़ जाती। ये तो कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे फ्री मार्केट टैक्स है ना। इस बार वो कह रहे हैं कैश में खरीदारी करेंगे तो 18% या 20% जीएसटी लगेगा, पेट्रोल कार्ड पे खरीदेंगे तो आपको 2 रुपए सस्ता पड़ेगा। देखिए, इन्फ्लेशन का माशी पॉलिसियों से ताल्लुक है जी, बिल्कुल है। तो ये हम यानी कहते हैं कि ये जो गोरख धंधा में लगता है वो इसलिए कि इससे बराह रास्त उस तरह जो इम्पैक्ट है वो छुप जाता है और वो ज़रा देर में जाहिर होना शुरू होता है। अब आखिरी बात बस नुक्ता बोल दें कि IMF
सूबों के साथ जो मामलात हैं उस पर अब बहुत संजीदा है, क्योंकि वो सेंटर जो है वो तो तकरीबन ऑन बोर्ड है, लेकिन सूबे जो हैं वो बहुत अरसे से ना तो उस तरह टैक्स कलेक्ट कर पा रहे हैं जो इन्हें बार बार कहा जा रहा है, ना वो एग्रीकल्चर से ले पा रहे हैं, ना वो सर्विसेज से ले पा रहे हैं, खर्चे उनकी ट्रांसपेरेंसी, इनके ऊपर सवालिया निशान है। तो देखें इस दफा उस पर क्या होता है। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं। हमने बात की सियासी चैलेंज की, ब्रेक के बाद बात करेंगे हम सिफारती चैलेंज की, जो हालिया कशीदगी रही हमसाए से हमारी। उसके बाद पानी का मामला एक बहुत बड़ा मामला है, किस हद तक हम कामयाब हो पाएंगे सिफारती एफर्ट के जरिए कि अपना नुक्ता नजर दुनिया को समझा पाएं। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। भारतीय इश्तियाल अंगेजी, आबी जारहियत और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के पस मंजर में साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की जेर क़यादत पाकिस्तान के आला सतही पार्लिमानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया है। वफ़द ने UN सेक्रेटरी जनरल, जनरल असम्बली के सदर, सलामती काउंसिल के सदर, सलामती काउंसिल के मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल अरकान के नुमाइंदगान, OIC ग्रुप के सफ़ीरों, मीडिया, सिविल सोसाइटी, थिंक टैंक्स और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकातें करने के बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ वहाँ सामने रखा है। मुलाकातों में वफ़द ने भारत की जानिब से ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल और बैनुल-अक़वामी क़वानीन, बाशमूल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और इंसानी हकूक़ के क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की है। पाकिस्तानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की जारहियत, इंसानी हकूक़ की पामालियों और गैर कानूनी आबी जारहियत के गहरे मसाइल को भरपूर तरीके से उजागर किया और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अज़्म और कुर्बानियों की भी आलमी सतह पर इसको वाज़े किया है। ये अब देखना बाकी है कि आलमी बरादरी पाकिस्तान की इन बातों को संजीदगी से लेकर हकीकी इंसाफ और अमन के क़याम के लिए अमली इक़दामात करेगी, या ये मौसर आवाज़ भी बस एक आर्जी गूंज बनकर रह जाएगी। इसी पर सवाल रखेंगे। हालिया कशीदगी, भरपूर सिफारती कामयाबी, सिंध तास मुआहिदा, बड़ा सिफारती चैलेंज, अहम ममालिक की भरपूर हिमायत की ज़रूरत, क्या हुकूमत सिफारती हिमायत हासिल कर पाएगी? शहजाद साहब, ये जो अभी 6 से लेकर 10 तक कशीदगी का मामला रहा, पाकिस्तान को एज रहा, उसने सिफारती तौर पर भी हासिल किया कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू को माना गया, समझा गया और उसी की बात की गई। पानी का मामला ऐसा मामला बन गया है कि एक बड़ा चैलेंज है। मोदी भी वहाँ से बार बार यही रट लगाए हुए है कि वो इसको हमारे लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। आपके ख्याल में सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होती है तो हमें जो भरपूर हिमायत की ज़रूरत है वो हम हासिल कर पाएंगे सिफारती तौर पर, या आप देख रहे हैं कि हमारी एफर्ट्स कम हैं, या किस तरह की एफर्ट्स की ज़रूरत है? नहीं, एक सिर्फ सिंध तास मुआहिदे की नहीं, मेरे ख्याल में 4 बुनियादी नुकात मेरी नज़र में इम्पोर्टेंस रखते हैं, अहमियत रखते हैं। ये जो हमारा ग्रुप गया है जिसमें सफारती हमारी एफर्ट है, उसके अंदर पहली बात कि हम दुनिया को किस किस्म का चेहरा दुनिया के सामने पाकिस्तान का जाहिर होता है। क्या शशि थरूर और उसके ग्रुप वाला एरोगेंस, बराबरी डिमांड करने वाला, ये कहने वाला कि अब हम कोई छोटा मुल्क नहीं है, क्या वो चेहरा नजर आता है जिससे लोगों को खाम खाम में एक जिसे कहते हैं कि एक अजीब सी महसूस होता है कि ये अच्छा महसूस नहीं होता उसको देख के। दूसरा चेहरा वो है जो कि गालिबन पाकिस्तान का जो ग्रुप गया है, ये बेहतर तौर पे एक अच्छा सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का, एक हंसता खेलता नाराज नहीं, वो इमेज पाकिस्तान। तो ये एक बहुत अहम परसेप्शन है जो आप लोगों के अंदर जनरेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसके अंदर पाकिस्तान को बड़ी हद तक जहां पे अभी गए हैं अब बेहतर कामयाबी हुई है। दूसरी बात, किन किन लोगों से मुलाकात करते हैं, कि क्या अब वाशिंगटन में जाके क्या हम ये सिर्फ कांग्रेसमैन से बात करेंगे, सेनेटर से मिलेंगे, या गवर्नमेंट के भी कुछ जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्को रूबियो है, उनके बाकी जो लोग हैं NSA वगैरह हैं, उनसे मुलाकात होनी चाहिए इनकी, होगी तो फिर उसको बात को हम आगे लेके किसी सूरत में जा सकते हैं। दूसरा, दहशतगर्दी पे जो कि भारत हम पे मुसल्लत करना चाहता था एक ऐसा लेबल लगा के, और दुनिया को बताना चाहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है वगैरह वगैरह, उस पर हमारा बयानिया कितनी मजबूती और अहमियत और बेहतरी के साथ हम दुनिया के आगे और इन तमाम इंटरलोक्यूटर्स के सामने उजागर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए हम इसके विक्टिम हैं, और वे उसको विक्टिमहुड को हम अपने तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये भी काफी हद तक, लेकिन इन पे जितनी सॉफ्टनेस की शायद एक अच्छा चेहरा दिखाने के अंदर दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा इस पे और अहमियत देने की जरूरत है, जोर देने की जरूरत है, ताकि ये पैगाम जिसे कहते हैं कि हिट होम हो। तीसरी बात आ जाती है बातचीत, जो बहुत अहम है कि जंग तो बंद हो गई, सीज फायर तो हो गया, वादा क्या था कि हम आपको इकट्ठा बिठाएंगे और बातचीत के मामलात को आगे लेके चलेंगे। क्या पाकिस्तान उसको हासिल कर पाएगा कि नहीं, या वो मुल्क जिन्होंने सीज फायर करवाया आप पीछे हट जाएंगे और कहेंगे कि भाई आप दोनों के बीच में कि आप मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते। मेरा ख्याल है वो एक अहम कड़ी होगी ये बताने की कि हमारी सफारती जो एफर्ट है ये कामयाब हुई नहीं। चौथा, पानी आता है, क्योंकि पानी वो एरिया है जिसके अंदर के जंग की अभी भी पॉसिबिलिटी मौजूद है।
यानी जंग उस गो के पानी को एकदम से इतना ज्यादा छेड़ा नहीं जा सकता, लेकिन कभी रोक लिया, कभी एकदम से छोड़ दिया। खासतौर पे आने वाले महीनों के अंदर जब ये मामला, जब बहुत ज्यादा पानी आएगा या कभी नहीं आएगा दरियाओं में बारिशों की वजह से, मेल्टिंग स्नोज, इन चीजों की वजह से, तो शायद एक रवानी तो रहे, लेकिन किस वॉल्यूम में आती है वो डिसाइड करेगा कि भारत इसके साथ कितना गंद खेल रहा है। अब ये मामला उन दिनों के अंदर जब खरीफ क्रॉप होगी तो उस सूरत में जाके फिर हम किस किस्म का मुश्किलात को पेश कर देखेंगे, वो फिर पाकिस्तान और वो क्या एक्शन लेता है ऑन ग्राउंड, उससे डिटरमिन होगा कि पाकिस्तान का एक पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमने एक्ट ऑफ वॉर बोला हुआ है। तो बहुत सारी चीजें खुली हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई मुल्क आगे बढ़ के फिलहाल इतनी बड़ी कामयाबी में हमारी मदद करेगा। इफ्तिखार साहब, एक बड़ा चैलेंज है और हम कह चुके हैं कि अगर पानी के मसले को छेड़ा तो ये आप जंग खोल रहे हैं। क्या सिफारती हिमायत अब तक नहीं नजर आई, कोई इस मामले पर नहीं बोला? आपको लगता है कितना बड़ा चैलेंज है, कैसे सॉर्ट आउट होना चाहिए? चीन ने खुल के कहा और उसने बहुत बड़ी बात की है। उसने अपर रायवेन, लोअर रायवेन के हवाले से बहुत बड़ा मैसेज क्लियर कर दिया है। सही। और वो मैं समझता हूँ कि मेरे मुल्क के अवाम के लिए बेहतर मैसेज है। अब ये वफद जो गए हैं, क्या इन्होंने किसी से बात की है इस पॉइंट पे स्पेसिफिकली? मेरे इल्म में नहीं। इन्होंने बात ज़रूर की है इंडस वाटर ट्रीटी की, ये बात की है। जवाब क्या आया है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ जो चाइना ने कहा है बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है। और मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि अगर एक दफ़ा इस किस्म की टीटी की वायलेशन हो गई तो इसका असर दुनिया भर में होगा, उन तमाम जगहों पे जहाँ पे एक दरिया मुख्तलिफ ममालिक से गुजरता हुआ जाता है। तो फिर वहाँ के ताकतवर जो ममालिक हैं, अगर उन्होंने ये हरकत एक दफ़ा तस्लीम कर ली किसी भी ताकतवर हुकूमत की, तो उनको भी भुगतना होगा। सही। दूसरी बात ये, कश्मीर के मामले पर अब भी कोई कंप्रोमाइज़ हमने नहीं किया। हमारे तमाम डेलीगेट्स जो गए हैं, जहाँ गए हैं, जो बात कर रहे हैं उसमें कश्मीर पर बात कर रहे हैं, जो बहुत मुस्बत है। वरना 2019 के बाद हम कश्मीर को भूल चुके थे और यहाँ तक आ गया था कि वी हैव सोल्ड इट। सही। तो बताया हमारी जो भी क़यादत के नुमाइंदान हैं कि नो, कश्मीर इज़ देयर, ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आपको रिजॉल्व करना है। एक ब्रेक लेते रहेंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे भारत से आने वाली आवाज़ों की। ज़ैगम साहब, क्या मोदी की जुनूनियत को राह रास्त पर लाने के लिए ठोस सिफारती इक़दामात की ज़रूरत है? तो किस तरह की है चीन और भारत से आती आवाज़ें भी वहाँ पर हलचल मचा सकती हैं? देखिए, पाकिस्तान ने सफारती महाज में, जिसको कहते हैं ना पंच अबव योर वेट, पाकिस्तान ने अपने वजन से ज्यादा बड़ा मुक्का रसीद किया है। वेरी गुड। फौजी तौर पर भी और सफारती तौर पर भी। और पाकिस्तान की जो एक बड़ी कामयाबी इसमें रही है कि पाकिस्तान ने किस तरह की अलायंस बिल्डिंग की है। एक चीज तो ये होती है ना कि वो लोग जो आपकी हाँ में हाँ मिला दें या आपके मुखालिफ बात ना करें, आप वो तो उन लोगों ने भी की है जो भारत के इत्तेहादी समझे जाते थे। उस तरह का रवैया तो रूस ने भी दिखाया है, सिवाय इसराइल के किसी ने भी भारत को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन उससे जो दूसरी बात होती है कि आपके अलायंसेस कितने मजबूत हैं। सही। बुरे वक्त में आपके साथ कोई खड़े होने वाला है या नहीं। तो हमने देखा कि हमने जो अलायंसेस बनाए थे उन्होंने हमारा साथ दिया। तुर्की ने अपना नेवल शिप आके कराची में खड़ा कर दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। चीन ने हमें मुकम्मल सपोर्ट करने के इशारे दिए। सेंट्रल एशिया हमारे साथ था। अब गोइंग फॉरवर्ड, देखिए, जंग हमने अपनी खुद लड़ी थी। सपोर्ट कोई कर सकता है, आपको सफारती सपोर्ट दे सकता है, अलायंस की सपोर्ट होती है, लेकिन अपनी जंगें खुद लड़नी होती हैं। अब गोइंग फॉरवर्ड, इस वक्त जो वफद गया हुआ है, ये तो जो जंग हो चुकी है उसकी जो धूल उड़ाई जा रही है उसके मुताल्लिक बात कर रहा है, अपनी वजाहत कर रहा है। अब जहां तक आपका सवाल है सिंतास माहिदे का, ये आगे कई सालों का मामला है। इस वक्त भारत के पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि 4 घंटे से ज्यादा पानी रोक सके या पानी डाइवर्ट कर सके, क्योंकि ये पानी पहाड़ों से आता है और पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। कोई भारत का तारीखी तौर पर इस पर इस्तेमाल का कोई हक नहीं है। ठीक। जो दरिया तकसीम किए गए उस पर दोनों मुल्कों का हक था। तो हमें इसको सबसे पहले कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने होंगे, सिंतास माहिदे के जो लीगल फोरम है उसको इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद हमने कहा है
कि ये मामला ऐसा है जो हमारी सलामती का है और इस पर हम आखिरी हद तक जाएंगे, उस डेटरेंस को हमें दिखाना होगा। ठीक हो गया। हमाद साहब, कानूनी ऑप्शंस भी हैं, सिफारती ऑप्शंस भी हैं, दोनों मुल्कों की तरफ से वफूद भी भेजे गए, लेकिन जिस तरह ज़ैगम साहब ने कहा सालों का मामला आने वाले, हमारी तैयारी किस समत में रहनी चाहिए और क्या रहनी चाहिए? मेरा ख्याल अगर पस मंज़र से शुरू करें कि इस जंग के दौरान क्या हुआ, वहाँ से हमें सफारती सूरत हाल क्या थी वो देखिए, और फिर उसको आगे हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे स्ट्रेंथन करना है। हिंदुस्तान की सफारती तन्हाई देवमालाई थी, यानी हिंदुस्तान की हिमायत में एक आवाज़ भी आपको दुनिया में नहीं आई। ये हमारे लिए भी, दुनिया के लिए हैरत की बात है कि ये हुआ क्या, उनके लिए भी हैरत की बात। यानी वो GCC के साथ इतना पैसा खर्च रहे हैं, काम कर रहे हैं, रूस के साथ ताल्लुक़ है, अमेरिका से वो तवक्को रखते थे, यानी बहुत से मुल्कों से उनकी तवक्कुआत थी कि वो ज़रा सी दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान को ज़रा सी चोट पहुँचाएंगे, कोई एक आधा उसको अलहदा करके जिक्र करेंगे कि हाँ भाई ये बुरी चीज़ है, इस पर तो हम कॉम्प्रोमाइज़, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जैसे ही जंग आगाज़ होती है, वो जंग का आगाज़ ही इतना दिलचस्प हुआ कि 2-4 घंटे में पाकिस्तान ने कुछ इस तरह का किरदार अदा कर दिया कि सारे लोग जो थे वो ज़रा एक कदम पीछे हटकर देखने लग गए कि ये मंजर क्या है। और उस मंजर की हमारी मोहब्बत में नहीं, वो एक पावर का एक अपना एक वक़ार होता है, तो वो उन सब ने इस सारी चीज़ की खेल का एंड रिजल्ट देखने लग गए गौर से कि ये पर्दा उठता है तो क्या मंजर इसके सामने आएगा हमारे। तो ये वो मामला था जिसमें इसराइल हिंदुस्तान के साथ था और तालिबान उसको हिमायत कर रहे थे। आपने देखा होगा कि बाद में मोदी साहब जैसे ही ये जंग ख़त्म होती है वो कहते हैं मैंने पॉज लगा दिया, और वो बाहर निकल जाते हैं, बिहार में जाके जलसे कर रहे हैं, अपने सियासी मकासद के। हमारे वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं, हमारी क़यादत बल्कि अस्करी भी, और उसमें ये सारे दुनिया में फिर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आदाब बजा ला रहे हैं कि दोस्तों आपने हमारी बड़ी मदद की, आप हमारे साथ खड़े रहे। तो अगर मोदी जाते तो किस मुल्क जाते, वो कहीं जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि वाकई कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं था जिसने उनकी हिमायत की। मैं विक्टर गाओ पे एक तरफ बात कर लूँ। विक्टर गाओ जो है वो थिंक टैंक जिसके हेड हैं, चाइना में इस तरह थिंक टैंक्स नहीं होते कि कुछ का कुछ बोलना शुरू कर दें। वो डेंग ज़ियाओपिंग के स्पोक्समैन भी रहे हुए हैं, एक जिम्मेदार आदमी है। वो चाइनीज स्टेट की पॉलिसी ही बोलते हैं, माजी में भी ऐसा होता रहा है और इस वक्त भी वो यही कह रहे हैं। वो क्या रहे हैं, उन्होंने कहा दूसरों के साथ वो सलूक मत करो जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ न किया जाए। ब्रह्मपुत्र उन्होंने बड़ी वजाहत से बताया कि अगर आप पाकिस्तान का नहीं, बार बार उन्होंने एक लफ्ज़ बोला कि पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का अगर पानी आप बंद करेंगे तो आपका पानी भी खतरे में पड़ जाएगा। कनाडा में भी गालिबन दावत नहीं मिल रही G7 में। जी बिल्कुल नहीं बुलाया गया, पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने नहीं बुलाया है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।